मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब शालम गुड्डू जमाली साहब, प्रत्याशी मुबारकपुर विधानसभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच पर बैठे हुए मास्टर विक्रम साहब, बाल रूप सरोज साहब, संजय बटोरा साहब, अमरचंद यादव साहब, दिनेश मौर्या साहब और तमाम कौम और मिल्लत के जिम्मेदारान, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। आपने तफसीली बात मोहतरम जनाब गुड्डू जमाली साहब से सुन ली। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि 7 तारीख के दिन आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए, अगर आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल पतंग के निशान पर मोहतरम जनाब गुड्डू जमाली साहब के हक में करेंगे तो ये कामयाबी सिर्फ गुड्डू जमाली साहब की नहीं होगी, बल्कि ये कामयाबी आप तमाम के इत्तेहाद की, आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं गुड्डू जमाली साहब का। उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपना टिकट लिया और मुबारकपुर की विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी बने। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम ये बता रहे हैं आपको कि ये मजलिस जो लड़ रही है, पिछले 64 साल से हम भारत की जमहूरियत में, भारत के लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं और हमारा मानना यह है कि जब तक आपकी सियासी क़ियादत, आपका नेता नहीं बनेगा, आपके मसाइल, आपके तकालीफ, आपके नाइंसाफियों का खात्मा नहीं होगा। हमारा पैगाम यही है कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में बाबा साहिब ने प्रियम्बल में लिखा, लिबर्टी आजादी, इक्वालिटी यानी मसावात, फ्रेटर्निटी भाईचारगी और जस्टिस इंसाफ। ये 4 चीजें ऐसी हैं कि अगर आपको इन चारों चीजों को हासिल करने का है, इंसाफ को, मसावात को, भाईचारगी को, तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। अंबेडकर ने यह संविधान जरूर बनाया, मगर अंबेडकर ने कहा कि इन 4 चीजों को जब तक पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित और अल्पसंख्यक समाज, जब तक तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा, भाईचारगी नहीं होगी, मसावात नहीं होगा, तुमको आजादी नहीं मिलेगी। और आजादी का मतलब इज़ारे ख्याल का, बोलने का, अपने हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो हमारा मौक़िफ़ है। ये जब तक आप अपनी सियासी क़ियादत को नहीं बनाएंगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। हमारी लड़ाई किसी हमारे हिंदू भाई के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर मुबारकपुर की मुबारक सरजमीन पर आया है, तो मैं 2 मरतबा का विधायक और 4 मरतबा मुझे हैदराबाद की अवाम ने अल्लाह के फजलो करम से मुझे सांसद के तौर पर मुंतखब किया। और अगर कोई 4 मरतबा पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतता है तो मुझे हर समाज का साथ मिलता है हैदराबाद में, तभी तो हम जीतते हैं।
हमको जो मुकाबला करने हमसे बीजेपी के लोग आते हैं, हमसे मुकाबला करने कांग्रेस के लोग आते हैं, जब उनको हार हो तो बोलते हैं ओवैसी ने ध्रुवीकरण की राजनीति की, ओवैसी ये किया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं जिस खानदान से या जिस घराने से आता हूं, मैं कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया, मैं कोई रईस खानदान या आला खानदान से निकल कर नहीं आया। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, मेहनत और जुस्तजू की, अपने उसूलों पर डट कर कायम रहे। उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान में रहकर अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे। आज यही वजह है कि सरजमीन हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में अक़लियतों के लिए, मुस्लिम अक़लियत के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ फार्मेसी खोला। हम 2 अस्पताल चलाते हैं। हर साल गवर्नमेंट के 10वीं जमात के उर्दू मीडियम स्कूल में उनकी 10वीं जमात की एग्जामिनेशन फीस हम देते हैं, उनके लिए बैग देते हैं। और अगर कोई बच्चा या बच्ची उसमें उनका 80-90% ग्रेड आता है तो एक एक को 5-5-6 हजार का नक़द इनाम देते हैं। ये काम कैसे किया हमने ये काम इसलिए किया कि वहां की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने मताए अजीज माना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत बनाई, सियासी क़यादत बनाई, मुत्तहिद हुए, क़यादत बनाई। तो मजलिस ने इन चीजों को कायम किया। ये तमाम इदारे असदुद्दीन ओवैसी के खानदान के नहीं है। ये तमाम इदारे मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में नहीं जाएंगे। ये कौम का सासा है और कौम ही इसकी मालिक रहेगी और सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। तो ये काम करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि काम आपको करना है। और कैसे होगा काम? यकीनन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 मरतबा मोहतरम गुड्डू जमाली साहब को आपने यहां से विधायक बनाया। मगर अब की बार जो गुड्डू जमाली साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें और पहले के चुनाव में फर्क यह है कि गुड्डू जमाली अब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको नेता बनाने के लिए लड़ रहे हैं, आपकी क़यादत को बनाने के लिए लड़ रहे हैं, दलित समाज को एक आवाज देने के लिए, मुबारकपुर की जनता को एक विकल्प देने के लिए। और आपसे गुड्डू जमाली कह रहे हैं कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम अपनी जवानी को नहीं कुर्बान करेंगे, अब हम नेता बनाएंगे ताकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ना भी है, जब तक कमजोर को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, जब तक मजलूम से इंसाफ नहीं होगा, जमहूरियत कैसे कामयाब होगी बताइए आप। आज जो गुड्डू जमाली के खिलाफ जो सियासी पार्टियां आकर गुड्डू जमाली की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कमजोर नहीं है, ताकतवर है। बीजेपी कमजोर नहीं है, ताकतवर है। आप कमजोर हैं। तो इंसाफ ये होना चाहिए कि कमजोर को ताकतवर बनाना चाहिए। ताकतवर को और ताकतवर बनाने से इंसाफ नहीं होता। ताकतवर को और ताकत देंगे, वो जालिम बन जाएगा, जुल्म करेगा, और करते आ रहे हैं। तो ये लड़ाई आपके हक की है, ये दरी बिछाने नहीं बिछाने की लड़ाई है। और हम 4 मर्तबा के MP हैं। हम पूछना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता से, अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से, आपने अपने क्षेत्र में आजमगढ़ की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने क्या काम किया बताओ? क्या काम किया आपने बताओ? क्या आपने किया बताओ आप? आपको तो यहां की जनता ने झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दिए थे। आपको सांसद में भिजाया, मुख्यमंत्री बनाया, बेटे को बनाया, फिर बेटे को आपने MP बनाया। आपने किया क्या यहां पर बताओ हमको? सिवाय डर पैदा करने के, सिवाय खौफ पैदा करने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने क्या किया? हम भी 4 मर्तबा के MP हैं। एक विधानसभा की मिसाल दे रहे हैं।
जिसका नाम कारवान है, वहां पर जाइए। गोलकुंडा किला है, उसके दामन में हमने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की लागत से हमारी बेटियों की तालीम के लिए इंटर और डिग्री कॉलेज बनाया है। 10 करोड़ की लागत से सौों हमारी बेटियां वहां पर पढ़ती हैं, हिजाब पहनकर, बगैर हिजाब, जो भी उनकी मर्जी आती है, पढ़ के जाती है, गरीब परिवार की। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप शिक्षा पे क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया आपने। तो याद रखिए, जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अभी हमारे भाई गुड्डू जमाली ने कहा कि समाजवादी के लोग बोलते हैं कि अगर गुड्डू जमाली यहां से जीत जाएंगे, अरे जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या करेंगे? मजलिस के अगर 6, 7 या 8 जीत गए तो क्या करेंगे? हम उनको जवाब देना चाह रहे हैं। समाजवादी के भी 5 एमपी हैं लोकसभा में, 5 है ना? समाजवादी के 5 है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 हैं, एक असदुद्दीन और एक इम्तियाज जलील। मगर समाजवादी के 5 में अगर अखिलेश भी खड़े हो गए, मुलायम भी खड़े हो गए, तो भारत की लोकसभा हिलती नहीं। भारत की लोकसभा के दरो दीवार कब कांपते हैं? जब असदुद्दीन गरीब और मजलूम के इंसाफ की बात करता है। यही तो काम आपको करना है कि जब गुड्डू जमाली जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब की बार जाएंगे, तो उनकी जबान पर ना बसपा का ताला होगा, ना सपा की को रोक टोक होगी। वो आपकी जबान में हाकिम वक्त को बताएंगे, मुबारकपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, अब जुल्म नहीं चलेगा, अब इंसाफ और हक की मुतालबा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम आपको हम देने आए हैं, यही पैगाम आपको देने आए हैं। अब जहां कहीं भी हम चले जाते, जहां कहीं भी हम कैंपेन करते, वहां पर यह इल्जाम लगा दिया जाता कि ओवैसी आया है और बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। अरे ये बताओ, 2019 के लोकसभा चुनाव तो हम नहीं लड़े, तो फिर मुलायम सिंह की मैनपुरी में मेजॉरिटी कैसे कम हो गई? अच्छा, यहां पर अखिलेश जीते तो क्यों जीते बताओ? अगर आप वोट नहीं डालते तो जीतते वो। ईमानदारी से बोला, अगर आप वोट नहीं डालते तो जीतते वो। अगर गुड्डू जमाली उनको मुबारकपुर से मेजॉरिटी नहीं जीतते दिलाते तो जीतते वो। नहीं जीतते। मगर सियासत आपसे की जा रही है, हम सियासत नहीं कर रहे। हम सियासत में हैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए, नेता बनाने के लिए। समाजवादी आपसे सियासत कर रही है, धोखा दे रही है। क्यों नहीं मुबारकपुर को, जब दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, मुंबई हमारी कमर्शियल राजधानी है, क्यों नहीं मुबारकपुर को इल्म की राजधानी बनाया जाए? मुबारकपुर को इल्म की राजधानी बनाया जा सकता है। यहां पर बड़े बड़े मदरसे, अरे क्यों सिर्फ लोहिया के नाम से आप नेशनल लॉ कॉलेज खोलते? अरे हसरत मोहानी के नाम से मुबारकपुर में नेशनल लॉ कॉलेज क्यों नहीं खुला जा सकता? खुलना चाहिए, मगर कोई तो बोल ही नहीं पाते। अच्छा, आपसे अब आके समाजवादी के लोग आपके इलाकों में, हमारे घर में, अतराफ में आकर खौम 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 की बात करते हैं ना? ए भैया, कौम की बात है, कौम का मामला है। और कौम का क्या हाल है? हमने आज से 8 महीने पहले माहिरीन को बिठाकर हमने एक स्टडी करवाई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का क्या मौकफ है। रिपोर्ट है हमारे पास, हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको मालूम, जो कौम की बात करते हैं उनसे पूछो। और अगर हम जो कह रहे हैं, अगर कोई इनकार कर रहा है, आंकड़े दे रहे हैं, जगह बता दो, 7 तारीख से पहले वक्त बता दो, चाहे दुनिया का बड़ा माहिर सप्पा वाले ला लो, 10 मिनट के अंदर तुम उठकर भाग जाओगे हमारे सामने से। आपको तकलीफ होगी हम जो बयान कर रहे हैं। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुस्लिम छोटे बच्चे और बच्चियां हैं तो 7
पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। आपको मालूम उत्तर प्रदेश में सबसे कम बैंक अगर किसी इलाकों में है तो अल्पसंख्यक समाज और दलित इलाकों में बैंक कम है। इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम अगर 10 बच्चे हाई स्कूल को जाते हैं तो सिर्फ 3 मुकम्मल करते, यानी 7% हाई स्कूल मुकम्मल करते, इसका जिम्मेदार मैं। ग्रेजुएट सिर्फ 4% है मुसलमानों के, इसका जिम्मेदार मैं। 5 और 14 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बच्चा मजदूरी करने वाले कौन? मुसलमान, इसका जिम्मेदार मैं। आप बताइए सबसे कम जमीन किसी के करें तो 2% भी नहीं है मुसलमान, इसका जिम्मेदार मैं हूं। आपको मालूम कि सबसे पहले 6 साल पहले कोई इस दुनिया से चला जाता है फॉरवर्ड क्लास से तो आप हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मुबारकपुर में किसी मुस्लिम घर में एक घर में खर्चा 7 रुपये होता है तो वही दिल्ली हैदराबाद में 10 रुपये खर्च होते हैं। क्यों? इसका जिम्मेदार मैं। सबसे ज्यादा नौजवान अगर उत्तर प्रदेश, मुबारकपुर, आजमगढ़ छोड़कर मुंबई, दिल्ली, पंजाब जाता है तो मुसलमान। सबसे ज्यादा कमाकर पैसा वापस भिजाने वाला वो मुसलमान। फिर बताओ इंसाफ क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारा कोई नेता ही नहीं है। और ईमानदारी से हमारी बात का जवाब दो आप। क्या आपने कभी आंकड़े सुने आपके बर्बादी के? तुमने कभी सुना ये कि ये हाल जमीन पर हमारा करके रख दिए? इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण कभी नहीं दिया, ना दूंगा। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करता रहूंगा। और एक बात हमारी सुनिए, और एक बात आपको समझाने के लिए, ताकि 7 तारीख को आप मुतमईन होकर आप वोट डालेंगे गुड्डू जमाली को इंशाअल्लाह। आपको हमने क्या कहा था? जिस समाज के पास नेता है उसी की आवाज को सुना जाता है। आजम खान मंत्री थे, आजम खान मंत्री थे ना थे? मुख्यमंत्री अखिलेश थे। आजम खान जेल में क्यों है? उन्होंने मंत्रालय में किसी लोगों का ज्यादा नौकरी दे दी। आजम खान जेल में है और भैया हेलीकॉप्टर में फिर रहे। भैया सुनिए, भैया ने लखनऊ से आगरा की रोड बनाई, भैया ने स्टेडियम बनाया, भैया ने रिवर फ्रंट बनाया। राजा हरिश्चंद्र के जानशीन थे। दूध नहीं पिया, मलाई नहीं खाई, घी घर को लेकर नहीं गए। अरे पूरी भैंस को उठाकर लेकर चले गए, मगर जेल में आजम है और अखिलेश बाहर है। तो मालूम हुआ आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ, मोदी जी ने कहा था अखिलेश पे इतना इल्जाम। मोदी जी आप भी मिले हुए हैं क्या? मोदी को आजम का नाम पसंद नहीं है, मगर अखिलेश है तो कहते हैं कि भाई का बेटा है, आजम सौतेला है। और एक मिसाल, महाराष्ट्र के नवाब मलिक उतरोला के रहने वाले हैं, बलरामपुर जिले के। नवाब मलिक पर इल्जाम क्या है कि उन्होंने 1999 में एक जमीन खरीदी, वो नहीं खरीदे, वो जेल में चले गए। और उन्हीं की राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अजीत पवार पर 3000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम मोदी ने लगाया। जेल में कौन है? नवाब मलिक है, क्योंकि नवाब मलिक सौतेला है और मोदी के लिए अजीत पवार भाई है। आपकी कोई आवाज नहीं है। अब जब हमने इसको उठाया तो समाजवादी और महाराष्ट्र में खलबली मच गई कि अरे इसकी जबान को कोई तो रोको, ये क्या क्या बोले जा रहा है। ये सच्चाई हम आपसे कह रहे हैं। गुड्डू जमाली से जो सुलूक किया गया, क्या वो आपको पसंद है? मेरे भाई, अगर असदुद्दीन ओवैसी मुबारकपुर का नहीं हो,
अगर मैं आपके घर पे आ जाऊंगा और आपसे कहूंगा कि मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि गुड्डू जमाली को कामयाब कर दो, तो आप बोलेंगे यार मेरे घर को आ गया ये लड़का, ये दीवाना मेरे घर को आ गया। आप बोलेंगे बैठो, सर पे हाथ रखाएंगे, बुजुर्गों से पानी पिलाएंगे और बोलेंगे तुमने हमारे घर पर आया, तुमने हमारे चौखट पर आ गए तुम, अब हम तुम्हारा साथ देंगे। अखिलेश यादव ने क्या किया? गुड्डू जमाली को मुबारकपुर से अपने घर पर बुलाया, घर के अंदर बिठाया और बोला कि कहां से लड़ना चाह रहे लड़ लो, आप पूछ लो गुड्डू जमाली साहब से। आप हम जाने के बाद घर पे बुलाकर पीठ में खंजर मारता है ये और बोलता है कि टिकट नहीं देंगे। अरे अखिलेश, अब हम टिकट मांगने वाले नहीं, हम बांटने वाले बन चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। तुम घर कर बुलाकर किसी मेहमान की तौहीन करते हो, वो तुम्हारा तरीका होगा। अगर हमारे घर पर हमारा दुश्मन भी आ जाता है तो हम उसको गले लगा लेते हैं, ये हमारा तरीका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे कि अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे। और अखिलेश यादव से पूछा गया कि कर्नाटका की वो बच्ची जो हिजाब और निकाब का मसला चल रहा है, मीडिया ने पूछा बोलो अखिलेश इस पर कुछ बोलो, तो अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा है। हिजाब और निकाब की बात आई तो बहरे पड़ गए, और जब बात आई पूछा गया मीडिया ने मुस्लिम वोट, तो कहा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। आपने सुना ना वो वीडियो अखिलेश का? अब अखिलेश को क्या सुनाई दिया मालूम आपको? अखिलेश को क्या सुनाई दिया? अखिलेश को सुनील सिंह की तकरीर सुनाई दी जिसमें उसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को जो मरे हुए हैं उनकी खबरों से निकाल कर उनका बलात्कार किया जाएगा, उसकी तकरीर को अखिलेश ने सुना। अब बताओ मुबारकपुर की जनता, तुम किसको सुनोगे? हिजाब और निकाब को सुनोगे या उन लोगों का साथ दोगे जो अखिलेश के साथ खड़े होकर हमारी मां और बहनों से इस तरह की रिकेक हरकत करना चाहते थे? तुम्हारे कान तो जिंदा है ना, अभी तुम्हारे कान में तो सच्चाई जा रही है। फैसला 7 तारीख को आपको करके बताना पड़ेगा। जिसने हमारे हिजाब और निकाब और मुस्लिम वोट की आवाज उसके कान तक नहीं पहुंची, मगर जो जुल्म करता है, जिसने बदतमीजी के अल्फाज अनाब शनाब बका, आज वो अखिलेश की पार्टी में अखिलेश के बाजू खड़ा है। ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और भाई। बताइए आप, और फिर इतनी कमजोर तो हम नहीं हुए हैं कि हम जमीर की आवाज पर कोई अच्छा फैसला ना ले पाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं कर्नाटका की उस बच्ची को। और आज भी हमने एक वीडियो देखा, वो बच्ची हिजाब पहनी हुई है, स्कूल को अंदर जा रही है और 3 बलवाई उसको रोककर बहस कर रहे हैं कि हिजाब पहनकर क्यों जा रही है। मैं मुबारकपुर से उस बच्ची को सलाम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को जिंदा रखे, तुम्हारी नस्लों में सुबह क़यामत तक वो जज्बा अल्लाह जिंदा और बरकरार रखे। और यहां पर हमारे ये जो हमारे मुखालिफिन है, उन्होंने बोला ओवैसी ने हिजाब और निकाब को उत्तर प्रदेश में क्यों लाया? हमने कहा कि फिर क्यों नहीं लाएंगे? बोले क्यों? बोला भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस संविधान को अम्बेडकर ने अपने खून पसीने से बहाया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। उस संविधान में आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 कहता है कि जिस किसी का जो कल्चर है वो उसका फंडामेंटल राइट है। मेरा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू चॉइस। मैं सर पे टोपी पहनता था, पहनता रहूंगा। मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी रहेगी। मेरी बेटी अगर हिजाब निकाब करना चाह रही तो पहनेगी, क्योंकि संविधान इजाजत दे रहा है। अगर कोई माइका लाल बोलेगा
कि हिजाब निकाब नहीं पहन सकते, सर पे टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं छोड़ सकते। अरे मैं का लाल तुम होंगे, मैं इस देश का बेटा हूं और कोई किसी में ताकत नहीं है कि मेरी शनाख्त को खत्म कर सके। मेरी शनाख्त रहेगी। हमने कहा कि जब ओवैसी, हमने कहा कि जब मैं पार्लियामेंट में सर पे टोपी पहनकर जाता हूं तो क्या मुझे कोई रोक सकता है पार्लियामेंट में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है। इनके 5 MP हैं, आपके 2 हैं, और 2 में से एक खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के 300 MP खड़े होकर कोई बोलता बैठ जाओ, कोई बोलता खड़े हो जाओ, कोई बोलता क्या क्या बोलते हैं। मगर जब समाजवादी के लोग खड़े होते हैं वो बोलते अपना है बोलने दो, अपना है बोलने दो। मेरे भाई, जब हम 2019 जुलाई में 4थी मर्तबा MP बनकर गए, हर MP को ओथ लेना पड़ता, हल्फ लेना पड़ता। हमने अल्लाह के नाम पर, भारत के संविधान पर ओथ लिया। इम्तियाज जलील मेरे साथ थे तो हमने, इम्तियाज जलील बोले असद भाई खामोशी बहुत है। हम बोले ठहरो अभी। जैसा हमारा नाम पुकारा गया, बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए। इनको हम नजर आए तो ये मर्द होते, हमको देखकर ही नारे मारना शुरू कर दिए। क्या क्या नारे लगाए, बहरहाल बोल नहीं सकते, अनाप शनाप बहुत बका। हमने कहा ठीक है तुम पुकारो, हम हल्फ ले लिए। उसके बाद हमने कहा जय भीम, जय भीम, और कहा तकबीर, अल्लाह अकबर। बीजेपी के MP की तरफ पलट कर देखे हम, बोलो बेटा अब क्या है? समझ में नहीं आया, ये जय भीम और अल्लाह अकबर बोल दिया। बाद में बीजेपी के MP बोले ये कहां से आता तुम्हारे दिमाग में? हमने कहा दिमाग में आने का नहीं, ये हमारी सोच है जय भीम, ये हमारी सोच है जय भीम, और हमारी आवाज है अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आपसे कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम उनसे बोलना चाह रहे हैं। एक मिसाल आपको देता हूं कि हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां चलाई गई। 3 फरवरी को गोलियां चलाई गई, अल्लाह का करम था हम बच गए। हम 4 मर्तबा के MP हैं, 6 फीट करीब से हमने अपनी मौत को देखा, मगर उस दिन हमारा वक्त नहीं था। मगर जब हमारा भाषण हुआ पार्लियामेंट में, क्या हमने कहा जिस तरह राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक पेड़ गिरता है जमीन पे तो जमीन हिल जाती है? क्या हमने कहा था कि रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन होगा? क्या हमने किसी मजहब के बारे में कहा, किसी समाज के बारे में कहा कि इनका वो समाज से है, वो रिलीजन से नहीं कहा? हमने क्या कहा भारत की पार्लियामेंट में? इनको कट्टर कौन बनाया, कट्टरपंथी कौन बनाया इनको? बताओ, जब हम पे गोलियां चलाई गई तब भी हमने अपने उसको बहाना नहीं बनाया ध्रुवीकरण की राजनीति करने का। और हम तो कह चुके हमारे खानदान में, हमारे भाई बहन को, कि अगर हम मर भी जाते तो किसी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा वक्त तय हो चुका है इस दुनिया से जाने का। हमको डर नहीं है मौत से, याद रखिए, हम बिल्कुल डर नहीं है मौत से। डर इस बात का है कि जब जमीन में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा कि बताओ, जब मैदान होगा, हिसाब किताब होगा, उस दिन का डर है हमको। इस दिन के इन लोगों से नहीं डरते हम, इनके बाप से, इनके दादा से, इनकी आल औलाद से नहीं डरते हम। 4 गोलियां चला रहे, 1 लाख चला लो, अगर अल्लाह ने फैसला नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। हम तूफानों में अपना चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप समझिए कि हम आपको क्या पैगाम दे रहे हैं। यहां से गुड्डू जमाली इंशाअल्लाह जब कामयाब होंगे, वो आपके नेता बनेंगे। वो मुबारकपुर का विधायक होगा, वो मुसलमान का भी होगा, हमारे हिंदू भाइयों का भी होगा, दलित भाइयों का भी होगा, OBC भाइयों का भी होगा, सबका होगा। बीजेपी का भी प्रत्याशी है, समाजवादी का भी है,
दूसरी पार्टी का है, मगर वो कौन है जिसको देखकर सब कहते हैं कि हां ये शरीफ है, इस पे हमको भरोसा है? उसका नाम गुड्डू जमाली है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हरगिज मत डरिए, हरगिज मत डरिए। और आप जानते हैं कि हम हमारे अंसारी भाइयों को भी पैगाम देना चाहते हैं कि मालेगांव में मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक मुफ्ती इस्माइल, जो दारुल देवबंद से पढ़े हुए मंजलिस के विधायक हैं और महाराष्ट्र की विधानसभा में मंजलिस के लीडर भी हैं, मैं हमारे अंसारी भाइयों की, बुनकर भाइयों की तकलीफ को जानता हूं कि कैसे ये मोदी सरकार ने कस्टम ड्यूटी कॉटन पर बढ़ा दी, 10% कर दी, रॉ सिल्क और सिल्क यार्न पर 10 से 15% कर दी, कच्चे धागे पर 5% कर दिया, फिनिश गुड्स पर 12% कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने बुनकर भाइयों से भी कह रहे हैं कि सिर्फ गुड्डू जमाली आपके साथ नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आप अकेले मत समझिए अपने आप को, आप अकेले हरगिज मत समझिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात, वरना ये समाजवादी के लोग बोलेंगे हमारे ही पीछे पड़ गए, भाजपा को नहीं बोले। हमारा भाषण सुनने आते समाजवादी के लोग, सुनकर बोलते तोलते हैं, हमको इतना बोले, इनको इतना कम बोले। एक बात सुनो समाजवादी के लोगों, तुम्हारा नेता अखिलेश और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये राम और श्याम की जोड़ी है। लगता है कि किसी पुराने उसमें बिछड़ गए थे, अब मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हां, मेले में बिछड़ गए थे, ये झूले पे चढ़ गए, वो नीचे रह गए थे, अब मिल रहे हैं। इनके दिल मिले हुए हैं, इनकी सोच मिली हुई है, इनका एक ही मकसद है। अगर आप जाकर समाजवादी के लोगों से बोलेंगे बताओ अखिलेश तुमने आजमगढ़ में कितने स्कूल खोले, तो अखिलेश बोलेंगे भट, बीजेपी को हराना है। आप जाके बाबा से पूछेंगे बाबा अल्पसंख्यक समाज दलित को स्कूल, तो बाबा बोलेंगे मुल्ला जी क्यों पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हाल बनाकर रख दिए हमारा। आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, क्योंकि समाजवादी ये जानती है कि आप कहां जाएंगे इनको छोड़कर। याद रखो, आप कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, विकल्प नहीं था। आज आपके पास एक विकल्प है, मुतबादिल है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसका नाम गुड्डू जमाली है। आप अगर एक गुड्डू जमाली को कामयाब करेंगे तो लो याद रखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप रोज गुड्डू जमाली की आवाज सुनेंगे, रोज लड़ेगा आपके लिए। और गुड्डू जमाली को अल्लाह ने बहुत दिया है, गुड्डू जमाली किसी का मोहताज नहीं है। ओवैसी को अल्लाह ने बहुत दिया, हम किसी के मोहताज नहीं है। हम तो हमेशा अल्लाह के मोहताज थे और हमेशा अल्लाह के मोहताज रहेंगे। और जब कभी हमको तकलीफ होती है तो हम दुआ करते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यही पैगाम देने आए हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग का निशान आपका निशान है। 7 तारीख के दिन मुबारकपुर के आसमानों में सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए। उन लोगों का साथ मत दीजिए जो आपकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। उन लोगों का साथ मत दीजिए जो आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती हैं। मैं हमारी इज्जतदार मां और बहनों से भी अपील कर रहा हूं कि आप भी सरपरस्ती करिए हमारी, आप भी हमको राह दिखाइए। और मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिसके ताल्लुक से समाजवादी के लोग कहते हैं कि ओवैसी का भाषण सुन के नौजवान जज्बाती हो जाता है। अरे जज्बात ही सब कुछ है, अगर जज्बात नहीं है तो जिंदगी नहीं है। मैं सलाम करता हूं नौजवानों को
जो जज्बाती हो जाती है, अपने जज्बात को काबू में रखिए, अपने जज्बात को सही राह दिखाइए और 7 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट लगाइए। और आखिर में आपको बताना चाहते हैं कि आजकल अमित शाह के बारे में बोल के खत्म करते हैं। हमसे कहा गया कि अमित शाह के बारे में बोलिए। आजकल अमित शाह ने, उनकी एक तकरीर किसी ने हमको भिजाई, भाषण उनका, वो आजकल जैसा बाबा मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं। मैं 10 तारीख के बाद आजमगढ़ से हवा निकाल दूंगा। बाबा ये कौन सी मशीन आपके पास है हवा निकालने की? आप क्या पेंचिश के डॉक्टर बन चुके हैं? क्या आप पेंचिश के डॉक्टर बन चुके हैं? तो अमित शाह ने अपने भाषण में कहा वो समय के यात्री बन चुके हैं, समय के यात्री। उन्होंने एक जगह पर कह दिया कि मैं 2030 में यहां पर आया था। अरे कहां पर आए थे भाई आप? फिर एक जगह कह दिया मैं 2080 से मोदी जी के साथ हूं। क्या शाह साहब, आप तो समय के यात्री हैं, 30 में भी चले गए, हम तो 22 में ही फंसे हुए हैं। 2080 में चले गए, हम 22 में ही फंसे हैं। बहरहाल बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। और हमारी बात को याद रखिए, जैसा मतदान हो जाएगा शाम तक पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ये इजाफा हो जाएगा, याद रखना हमारी बात को। इसीलिए आप पे जरूरी है कि आप यहां से गुड्डू जमाली साहब को कामयाब करिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हाजी मंजूर साहब का, हाजी रफी साहब का, हाजी नुमान साहब का, हाजी लुकमान साहब का, हाजी साबिर का, नईम साहब का, मुफीद अहमद पप्पू साहब का, जुबैर अहमद साहब का, महबूब अंसारी प्रधान साहब का और अफरोज साहब का, तमाम का। क्या आप लोग ये वादा कर रहे हैं कि 7 तारीख को आप सब मिलकर गुड्डू जमाली को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? हाथ उठाकर पैगाम दे दीजिए। हमारी माँ और बहनों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी इसको याद रखिए, ये आपकी लड़ाई है, आपको अपना कायद बनाने का है और गुड्डू जमाली को आप कामयाब करेंगे, आपकी कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।